डिस्काउंट 1 से 10 तक हो चुका है। 0 टू हीरो शीट पहली क्लास ख़त्म। दूसरी क्लास 11 नंबर सवाल से चलते हैं बच्चों। आओ शाबाश। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो मार्क प्राइस को हम कुछ मान लेते हैं। मार्क प्राइस को हमने 100 मान लिया। इसने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया बच्चों? 10 का। तो कितने में बेचा? 90 में बेचा, है ना। तो कह रहा है कि एंड गेट्स 20% प्रॉफिट। तो इसका सीपी क्या रहा होगा? आपके पास एसपी है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट है। सीपी कैसे निकालते हैं? एसपी गुना 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये कह सकते हो 120 का वैल्यू 90 है, 100 का वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट दिया होता 20% का, तो 20 का डिस्काउंट दिया होता तो कितने का बेचता? 80 में बेचता। अब देखो प्लीज़ ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 900/12। ये तो सीपी आ गया। और एसपी कितना आ गया? 80, क्योंकि 20 का डिस्काउंट दे दिया। तो आप सीपी और एसपी का ले लेंगे, 0 से 0 कट गया ना, रेशो ले लो। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, रेशो 16। 1/15 प्रॉफिट परसेंट, ये 6 से 2/3 होता है, गुना में 100। दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट आ गया 6 से 2/3%। किसी बच्चे को कोई डाउट? ये हमने एमपी को 100 मान के कर दिया। आप चाहो तो सीपी को 100 मान सकते हो। मान के दिखाओ। सीपी को आपने 100 माना बच्चों। एसपी आपका कितना हो गया? 120, क्योंकि 20% का प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है। जो एमपी है वो कितना हो गया? एक्स का 9/10 एसपी होगा, क्योंकि एमपी पे 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एमपी की वैल्यू आ जाएगी, लिख सकते हो आप 1200/9। ठीक है, काट भी सकते हो, काटना चाहो तो 400/3 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि इस पे हमने डिस्काउंट दे दिया 20% का। देखो सीपी कितना है? 100। और एसपी कितना हो जाएगा? ये 400/3 है ना। 400/3 पे डिस्काउंट दे दिया 20 का, यानी 8/10। कोई डाउट नहीं है? बस काटो। इस 0 से ये 0 काट दी, और ये 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 थिया 15, रेशो 1 का प्रॉफिट 15 पे, 6 से ही 2/3%। आप चाहो तो 20% इनका रेशो वेशो बना के भी कर सकते हो, 4 5 9 10 इस प्रकार करके भी। वैसे भी करके दिखाऊं क्या? आसान है, वैसे भी कर देते हैं, रेशो से कर लेते हैं। 10% कितना होता है? और 20% 1/5। ठीक है बच्चों। तो मार्क प्राइस जो था वो था कितना? 10। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया? 9 हो गया, है ना भाई। अब लेकिन प्रॉफिट कमाया है। देखो इससे फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पता है सीपी और एमपी का फॉर्मूला याद है? 90/120 आ गया। सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो है ना। ये एमपी है तो इधर 100 माइनस डिस्काउंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट। ये भी ले सकते हो, 30 या 90, 30 चौके 120, 3 4 भी लिख सकते हो, 90 120 भी लिख सकते हो, 30 40 लिख सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा है आपको? सीपी है, एमपी है, एसपी है। एमपी पे कितना डिस्काउंट देना है? 20 का। सपोज करो ये 40 है, 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 8 का डिस्काउंट दे दिया, 32। ठीक है, और सीपी कितना है? 30। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2/30, यानी 1/15। घूम फिर के आंसर यही आ जाना है, डाउट नहीं है। तो सारी चीज़ें ही आसान है, आप कोई से भी मेथड को लेके चलोगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप सोचोगे इससे कर लूँ, नहीं नहीं इससे कर लूँ, नहीं नहीं इससे कर लूँ,
तो आपके लिए पेपर में समस्या होगी, फिर किसी से भी नहीं हो पाएगा। और कोई भी एक मेथड उस पर मास्टरी की लगे हुए हो, बाकी ये ऐसे मेथड है, इन सब पे मास्टरी होना चाहिए कि आप कुछ भी लेके चले, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं छोड़ना नहीं है, करते जाना है बस। अगर यहाँ फ्रैक्शन भी हो जाए, अगर ये 10% की जगह है 16 से ही 2/3% हो जाए, तो 1/6 का दे दिया डिस्काउंट, 5/6 आ गया। कॉम्प्लिकेट तो करना ही नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखो। जब मिक्स फ्रैक्शन है तो तुरंत फ्रैक्शन में बदल लो उसको, उसके बाद करते जाओ, आंसर आपका 100% निकल आएगा कैसे भी करके। ये बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, यही टाइप्स रहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12, करो शाबाश। ये आ गया, आओ देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹750 आफ्टर 20% डिस्काउंट, 20% की छूट दे दी, 750 में बेचा है, ठीक है, और 40% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर डिस्काउंट ना देता, प्रॉफिट कितना होता? तो बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखें, शाबाश। जब प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, तो क्या आप 750 का यूज़ करोगे? आपको पता है डिस्काउंट परसेंट है और प्रॉफिट परसेंट है, आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी एमपी का, सीपी रेशो एमपी लिखना भी आपको ना हर तरीके से आना चाहिए। सीपी बटे एमपी लिखो या सीपी रेशो एमपी लिखो, एक ही बात है। सीपी करोगे तो 100 माइनस डिस्काउंट करोगे, और एमपी करोगे तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, विदाउट। अब ये कह रहा है कि डिस्काउंट ना दे, भाई डिस्काउंट नहीं देगा तो एमपी जो है वो एसपी बन जाएगा, 60 का लाभ कमा लेगा, 80 पे गुना में, विदाउट, नहीं है, बस आपका उत्तर तैयार है। 20 दिया, 20 × 80, 4 × 25 100, 25 दिया 75%। बात क्लियर है? आप चाहो तो सीपी को 100 मान के कर सकते हो, आप चाहो तो एमपी को 100 मान के कर सकते हो, डाउट। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है समय का, बट जहाँ पे भी आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सीपी एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट, करो शाबाश।
चलें जी। अब बच्चों करते हैं शाबाश। कह रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹425, 425 रुपये का बेचता है, और डिस्काउंट कितने का है? 15% का डिस्काउंट है, ठीक है। कह रहा है मार्क प्राइस इफ ही हैड नॉट गिवन डिस्काउंट, उसको प्रॉफिट होता कितने का? 25% का। आपको पता है सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो होगा, सीपी होगा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, और 100 में से डिस्काउंट परसेंट 100 में से 15 घटा दो, कितना आएगा? 85 आएगा, तो 85 आ गया रेशियो। उसके बाद में प्रॉफिट ऐड कर दोगे, 25% ऐड करते ही कितना आ गया? 125 आ गया। अब कह रहा है कि अगर डिस्काउंट ना देता तो 125 में बेचता। तो कह रहा है बताओ सीपी ऑफ आर्टिकल कितना है, और बेचा कितने का है? 425 का। अब देखो मेरी बात, अब इसने सेलिंग प्राइस का यूज किया है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का यूज नहीं करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल पाओगे, है ना। खाली अगर परसेंटेज निकालना होता तो ऐसा कर सकते थे। हालांकि आप रेशियो ले सकते हो, ये 17 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, इस पे उसने 15% का डिस्काउंट दिया था, है ना। 25 पे जब 15 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचेगा? 17/20 कितने में बेचेगा? 85/100। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 400। इज दैट क्लियर? ये तो सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस। ये आपको इक्वेट करना है, और आपको कह रहा है कि अगर उसने डिस्काउंट ना दिया तो 25% का प्रॉफिट होता। बट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना है? 17। 17 की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। 5 5 25 और 5 चौके 100। 5 से इसको काटोगे, 5 8 40, 5 5 25, 85 × 4। आपको 17 की वैल्यू निकालनी है, तो 17 से काटने की जरूरत नहीं है। काटना क्यों? 85 × 4 340। 4 5 20। गड़बड़ हुआ क्या? एक सेकेंड। गिविंग 15% का डिस्काउंट दिया है ना पहले। अच्छा, डिस्काउंट नहीं दिया तब 25 का प्रॉफिट है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जब डिस्काउंट नहीं दिया है, जीरो डिस्काउंट है, किसके साथ बैठेगा? जब जीरो डिस्काउंट है तो प्रॉफिट कितने का है? 25 का है। ये तो 100 125 ले सकते हो डायरेक्ट, है कि नहीं। और 125 पे 15 का डिस्काउंट दे दिया, 125 पे अगर 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 17/20 में बेच दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? 425, और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब हो जाएगा। थोड़ा सा गलत कर रहे थे, है ना। तो ये आ जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 पंजे 125, 5 चौके 30। एक की वैल्यू 4, 100 की वैल्यू, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ। यहाँ पे ये 25% प्रॉफिट है, बट ये कब है? जब कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो जीरो डिस्काउंट है, तो यानी 100 की चीज़ 125 में बेच रहा है, यानी एमपी 125 है। 125 पे पहले 15 का डिस्काउंट दिया था, 125 पे 15 का डिस्काउंट दिया था, तो चीज़ 425 की बेची थी। इसकी वैल्यू 425 थी, 100 की वैल्यू आपसे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। करो शाबाश, ट्राई करो खुद से करने का, आसान सवाल है, हल्का सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा।
क्या आया 20। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 30 रुपीज। एक पेन है बच्चों, मैं पेन खरीदने गया, मार्क प्राइस इसका था 30 रुपया। इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया। 15% बोले तो 15 या 45, 4.5 का डिस्काउंट दे दिया, 25 पॉइंट। बात क्लियर है? मैंने दुकानदार को 25.5 रुपए दिए, बट दुकानदार ने क्या किया, एक पेन फ्री दे दिया मेरे को। इसकी कीमत पता है कितनी थी? 1.5 रुपये। मेरे को एक बात बताओ, ये दुकानदार जो है इसने मेरे को रिफिल फ्री दिया है, नॉर्मली ये किसी को बेचता तो कितने का बेचता? 1.5 रुपए का। बेसिकली ये 1.5 रुपए का डिस्काउंट ही तो दिया है, यानी इसमें से 1.5 रुपया मेरा और कम हो गया। मेरे को ये पेन कितने का पड़ा है? 24 का। जो पेन मुझे 25.5 का पड़ता, अभी मेरे को 1.5 रुपए का फायदा और हो गया, 24 का। अब ये कह रहा है इसको 20% का लाभ हुआ है ना भाई? इसको लाभ हुआ है 20% का, यानी अगर इसका सीपी 20% कितना होता है? 1/5। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। एसपी कितना हो गया? 6 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, इसका सीपी कितना था? बात क्लियर है बच्चों? चीज़ें तो आसान है, यही सवाल गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, कई बार प्रैक्टिस नहीं होती। तो कुछ भी नहीं कि 30 रुपए का सामान था, उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया, इतने का पड़ना चाहिए था, एक रिफिल भी फ्री दे दिया 1.5 रुपए का। वो एक तरह से हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट है। तो 1.5 रुपए यहाँ से कट गए, बचे कितने? 24। 1 की 4, 5 की कितनी आ गई? एनी डाउट्स? नहीं है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म 125। मार्क प्राइस पेन का कितना है बच्चों? 200। डिस्काउंट मिल गया कितने का? 20%। 160 का पड़ना था, बट रिफिल भी फ्री दे दिया, यानी 150 का पड़ा। क्या बच्चों? 20% का प्रॉफिट है, 20% 1/5, यानी 6 की वैल्यू क्या है? 150। 5 की वैल्यू क्या आ गई? 25। 1 की 25, 5 की 120। डाउट? चलें आगे, क्वेश्चन F6। वही है, आपको एमपी और सीपी का रेशियो मालूम है, और छोटी मोटी चीज़ें हैं, नया मार्क प्राइस, पुराना मार्क प्राइस, वही सारी चीज़ें हैं। फटाफट करो।
हाँ जी बच्चों, हम्म, चलो जी, फर्स्ट का 20, सेकंड का 28 देखते हैं। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एमपी 100 है। शॉपकीपर देखो, ये है पुराना एमपी, ओल्ड एमपी। शॉपकीपर ने खरीदा कितने का? 80 का। ठीक है, इसने एक नया मार्क प्राइस लगा दिया, नया मार्क प्राइस लगा दिया और उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया और फिर भी लाभ कमा गया। तो लाभ कमाया कितने का? 20% का। 20% इस पे 12×8 = 96। बात क्लियर है? 80 की चीज 96 में बेच दी। अब इसने कितने का मार्क प्राइस लगाया होगा? डिस्काउंट दिया था 25 का, 25 बोले तो 3/4, 75/100, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 32 दिया 96, 32 चौके तो 28। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ओल्ड एंड न्यू एमपी। यही है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये कह सकते हैं हम 25 और 32 का रेशियो आ गया। कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? इसका रेशियो भी ले सकते हो आप चाहो तो। भाई 25 का डिस्काउंट दिया है और 20 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अभी की सिचुएशन तो यही है ना। तो इसका नया एमपी, न्यू एमपी और सीपी, इसका रेशियो अगर निकालना है तो ये तो 120 है और ये 75 है। बात क्लियर है बच्चों? 25 का डिस्काउंट दिया तो 100 - 25, 20 का प्रॉफिट कमा लिया तो 120। अब कह रहा है कि इसको ये 20% डिस्काउंट पे मिली थी। ये 75 कब आया था? 20% का डिस्काउंट था। तो यानी ओल्ड एमपी, इसका ओल्ड एमपी जो था, अब 20% होता है 1/5, यानी 4/5 में मिला था। 5 की चीज़ 4 में मिली थी। 4 की वैल्यू क्या है? 75। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75/4 × 5। तो आप अगर काटोगे इनको, 5 24 और 3×8 = 24 और 3×25 = 75। 32/25। अब ये क्या है? 32 क्या है? नया एमपी है। 25 क्या है? ओल्ड एमपी है। आपसे ओल्ड वर्सेस न्यू पूछा है तो 25/32 आपका आंसर आ जाए। बात क्लियर है? ऐसे भी करो, आंसर आएगा। सेकंड, सेकंड पार्ट में आपको बोलता है हाउ मच परसेंट न्यू एमपी इज मोर देन ओल्ड एमपी। आसान है ये तो, इसको छोड़ो, यही देख लो कितना ज़्यादा है। 28% दिख ही रहा है ना बच्चों? ये भी कर सकते हो 7/25 × 100। इसमें बच्चे हमने क्या किया, आपको पता है सीपीएमपी का रेशियो कैसे निकालते हैं? ये होता है 100 - डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 + प्रॉफिट परसेंट। यही होता है, मालूम है? आपने डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया? 25 का। और लाभ कमा लिया कितने का? 20 का। ना, वही तो है। जिसने डिस्काउंट दिया और जिसने लाभ कमाया उसी के सीपीएमपी का रेशियो आएगा, है ना? तो इस शॉपकीपर ने नया मार्क प्राइस किया और उस पर डिस्काउंट दिया और उसी से प्रॉफिट कमाया। 25 का डिस्काउंट दिया तो 100 - 25 75, 20 का प्रॉफिट 100 + 20 120। तो नया मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो 75 120 आ गया। अब क्या हुआ है, ये 75 इसको सीपी कब पड़ा है? जब इसने 20% का डिस्काउंट दूसरे दुकानदार से लिया था। 20% के डिस्काउंट का मतलब है 1/5, यानी 5 की चीज़ को 4 में ले गया। 4 में खरीदी है, 4 की वैल्यू 75 है, 1 की वैल्यू 75/4 आ गई।
5 की वैल्यू 75/4 गुना 5 आ गई ना। ये 5 MP था, 4 में खरीदी थी, 5 MP था ना, तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे और ये 1 की वैल्यू आ गई। डाउट? अब ये नया MP ओल्ड MP का रेशियो आ गया, यही पूछा था, ओल्ड MP और नए MP का रेशियो क्या है। 32 आ गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। Shopkeeper buys an article at a discount of 20% and sells the article at 30% profit on original MP। ना बच्चों, डिस्काउंट लिया है 20% का और प्रॉफिट कमाया है 30% का, हाँ, अंकित मूल्य पे कमाया है। ये देखो, ओरिजिनल MP ये मान लिया 100 है, SP कितना है 130 है, ठीक है भाई। अब इसने जो खरीदा था ना, वो खरीदा कितने में था, 80 में खरीदा था, क्योंकि तो इसने 20% के डिस्काउंट पे खरीदा। एक्चुअल में तो ये दिखा रहा है कि 30% का ही प्रॉफिट है, मतलब जो दिखा रहा है वो 30% का है, बट एक्चुअल में प्रॉफिट है 50/80, 5/8। 5/8 आपको दिखते ही फ्रैक्शन याद आ जाती है, परसेंटेज याद आ जाती है, ये सारी चीज़ें आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप खाली देखोगे 5 का प्रॉफिट है 8 पे, 5/8, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फटाक से आ जाएंगी, इसलिए परसेंटेज भी आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तुम लोगों के, पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि अपने शीट्स तो तुम लगा ही रहे हो, जो आपको टेस्ट में क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, पूरी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी तुम्हारी इससे। 0 हीरो हो रही है, 0 सुपर हीरो, दो तो आपको करनी ही करनी, अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपके जो टेस्ट्स में अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनके मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने नोट्स बना रखे होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये एक कमज़ोरी है, सबको नोट्स बनाने हैं, अच्छे से बनाने हैं सारे मेथड्स। फिर उन नोट्स में कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बोलता हूँ खाली लिखता नहीं हूँ, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें जब रिवाइज कर रहे हो तो दिमाग से वो बार बार निकलें, ठीक है। फिर ये जो टेस्ट हम ले रहे हैं आपके, टेस्ट ऐसा नहीं है, ये टेस्ट एक तरह से प्रैक्टिस शीट ही है, बस आपको टाइम बाउंड मैनर में हम लोग ये टेस्ट दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस शीट अगर मैं वैसे ही आपको देता ना, हो सकता है ये दोनों शीट्स करने के बाद आप 100 में से 85-90 सवाल लगा देते, कर देते, अगर आपके पास एम्पल टाइम होता तो, बट एक्चुअल में टाइम की कमी थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर पेपर आ जाता है, तो आप लोगों की बेसिकली स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है उसका कारण क्या है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको करनी है प्रैक्टिस, इन दोनों का तो आना ही चाहिए, रट्टा नहीं मारना है कि भाई आपने खाली क्वेश्चंस का आंसर रट रखे हैं, इसका है तो ये आएगा, इसका है तो ये आएगा, नहीं, आपको सोल्व करके आंसर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने शीट के क्वेश्चन टेस्ट में कम डाले हैं। मैं चाह तो रहा था कि शीट के क्वेश्चन भी डालूं, बट उसका कारण ये रह गया क्योंकि आपने शीट इतनी बार कर ली होती है कि फिर आपको वो सारा का सारा आंसर ऑप्शन तक याद होता है कि 4 ऑप्शन कौन से हैं और आंसर चारों में से कौन सा है,
हालांकि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मतलब मेरे को ऑप्शंस याद नहीं रहते हैं। हाँ, मैं देख के मार सकता हूँ कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इन दोनों में से होने का चांस है, क्योंकि यूजुअली ऐसे ऑप्शंस नहीं आते हैं, आंसर नहीं आते हैं ना। बट फिर भी आपको सोल्व करके आंसर निकालने आने चाहिए। और जो हम ये टेस्ट दे रहे हैं, इसमें जो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, परसेंटेज का हमने दिया 70 क्वेश्चन डाल रखा था, पिछली बार रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप एज का दिया था 100 क्वेश्चन उसमें था, 30 इसमें और डाल दिया। ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मतलब जो भी जिस भी बुक में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं, जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में हैं, किसी और टीचर की शीट में अच्छे सवाल हैं, मतलब कहीं भी ढूंढना हमारा काम है, करना आपका काम है। तो इनको आपको अच्छे से रखना भी है, साथ में उन टेस्ट को रखो, और इनके अंदर जो अच्छे सवाल मिलते हैं उनको नोट्स में अपने ऐड ऑन करते जाओ। जैसे आपने परसेंटेज चैप्टर किया होगा, परसेंटेज चैप्टर करते ही आपने 7-8 पेज खाली छोड़े होंगे, नहीं छोड़े हैं तो आगे से छोड़ते चलना। तो खाली पेजेस के अंदर ये टेस्ट के जो क्वेश्चंस आते जाएंगे वो ऐड ऑन करते जाओगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करते टाइम आपको नोट्स को रिवाइज करना है, कि आप पेपर से जस्ट पहले पूरी की पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते हैं, पूरी शीट्स नहीं लगा सकते हो, तो आपको ये नोट्स ही रिवाइज करने हैं। फटाफट नोट्स उठाए, रिवाइज किए, सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, सॉल्यूशंस किए होंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा सा मतलब सीरियस होके काम करना है। और करोगे तो पक्का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, 100%। एक टाइम आएगा, परसेंटेज का आप कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो बचा होगा, आपकी आंखों के सामने से नहीं निकला होगा। और जिस दिन ये दिन आ गया, परसेंटेज का कोई भी सवाल आपकी आंखों से बचा नहीं है, और आपने वो सारे सवाल यहाँ पे लिख लिख के 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, फिर नहीं सारे सवाल बने, फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, फिर आपके नंबर भी आएंगे, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत लगेगी। इसीलिए क्या होता है, लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं करते करते, इसीलिए लगे, और 2-3 साल वो लगातार 12-12 घंटे तैयारी कर रहे होते हैं। तो टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, समुंदर है पूरा। मैथ में देखोगे तो 35-40 चैप्टर हैं, उसके बाद आपके रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग में भी 30 चैप्टर हैं लगभग, इंग्लिश में भी मोटा मोटी करके 17-18-20 चैप्टर बन जाते हैं, जीएस का तो पूछो ही मत। स्टैटिक में अकेले 40 टॉपिक हैं, मैंने डायरी बनाई है, तो डायरी के अंदर मैंने पूरा सिलेबस लिखा है, ढूंढ ढूंढ के पूरा। मैं देखा तो मेरी आंखें चौंक गई, मैंने कहा यार इतना सारा सिलेबस है, बताओ पूरा कर ही नहीं पाते हैं हम लोग। ये आपको थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जो बच्चा इंग्लिश और जीएस में वीक है, अभी सीजीएल 26 दे रहा है, उनके पास थोड़ा सा टाइम है, और इस टाइम में ये दोनों चीज़ें आप सुधार सकते हो। इसको सुधारने के लिए आप, भाई इंग्लिश में सबसे रामबाण है एडवांस लर्नर की डिक्शनरी, ये सब बच्चों के पास होनी चाहिए। पता नहीं क्यों तुम लोग नहीं लेके आते हो, बाकी सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर दोगे, किसी चीज़ पे पैसा नहीं खर्च करते। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड की है वो सबके पास होनी चाहिए। उसके अंदर आप कोई भी किसी भी बुक से, चाहे ब्लैक बुक, येलो बुक, एनीवेयर XYZ, किसी भी बुक से आप वोकैब याद कर रहे हैं, तो वोकैब याद करते टाइम कोई भी वर्ड आपने देखा है, उस वर्ड को आप डिक्शनरी में देखेंगे। जैसे सपोज करो आप गए आर्टिकल, तो आर्टिकल वर्ड आप डिक्शनरी में देखोगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको XYZ 3-4 इसकी डेफिनेशन मिलेंगी। आर्टिकल का क्या क्या मतलब है, जैसे एक आर्टिकल तो यहाँ वस्तु हो गया, एक आर्टिकल इंग्लिश वाला एन दा हो गया ना, और कोई भी अगर आर्टिकल का मतलब होगा तो ऐसे करके आपको मिलेगा। जैसे एक पॉलिटी वाला आर्टिकल हो गया, है ना, अनुच्छेद। तो यूं करके पहले तो आपको उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगी आपको, इसको क्या बोलते हैं। फिर ब्रैकेट में ये भी लिखेगा कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, सब कुछ लिखा मिलेगा। फिर उसके बाद में इसका एग्जाम्पल मिलेगा, यहाँ मीनिंग, यहाँ एग्जाम्पल, फिर मीनिंग, एग्जाम्पल, मीनिंग, एग्जाम्पल, पूरा
वर्ड जो है यहीं पे पोस्टमार्टम हो जाएगा। और ये वर्ड आपने यहाँ से सीख लिया। अब इस वर्ड को लिखना भी है आपको। आप जो भी बुक है आपके पास उसमें अगर स्पेस है आसपास तो ये सारी चीज़ें लिखनी भी हैं विद एग्जाम्पल, क्योंकि बार बार आप डिक्शनरी खोलने पे नहीं जाओगे। आपको क्या करना होगा, उस बुक पे ही देखना है या अपने नोट्स बनाओ अगर आपके पास टाइम है। हाँ, यस, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा, बट यही तो चीज़ है ना मेरे भाई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। एक गुड़िया है, अपने अपने रिलेशन में ही है। अब उसके सीजीएल में 183 नंबर हैं प्री में, और सीएचएसएल में 186 हैं, और मैंने सुना है कि वो 350 के आसपास मेंस में स्कोर कर रही है। ठीक है, तो मेंस के बाद वो एक दिन यहाँ पे बुलाता हूँ मैं उसको। ठीक है, वो पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह पूछने के लिए आएंगे मेरे पास। तो अब वो जो बच्चे हैं ना, एक तो उन्होंने शुरू से काम किया होता है, स्कूलिंग वगैरह ठीक हुई होती है, उस चीज़ पे काम किया होता है। दूसरी चीज़ क्या है, हर एक बेसिक पॉइंट पे काम हुआ होता है। भाई आप इंग्लिश में 50 में से 48-50 नंबर ला रहे हैं, जीएस में से 40 प्लस नंबर ला रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ा हुआ है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, रिवीजन भी आप करते रहते हो। तो अब क्या है, आपने ऐसे अगर वर्ड्स को याद किया होगा, समझा होगा, आपकी रैंक आएगी। खाली सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक आएगी। बट मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आपको OWS भी मिलेगा, वो भी यहाँ मिलेगा। आपको ईडियम फ्रेज मिलेगा, वो भी यहाँ मिलेगा। एवरीथिंग इस जगह मिलेगी आपको, और इससे रिलायबल कोई सोर्स नहीं है। भाई आपको लगता है कि इस बुक में कुछ गलत लिखा है, लिख सकते हैं, ऑथर्स हैं, खाली टीचर्स हैं। कल को मैं किताब लिखता हूँ, मेरी किताब में भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई कंसेप्ट में गलत लिख दूँ। बट ये जो जिन बंदों ने लिखी है वो सबसे तकड़े विद्वान हैं इंग्लिश के, सबसे तकड़े। और टाइम टू टाइम ये रिवाइज भी हुई है। पिछले लगभग 50 साल में इसके 7-8 एडिशन आए हैं, और 10 साल बाद एक एडिशन आता है, मतलब 70-80 साल से चल रही है ये। पिछला एडिशन 15 में आया था, अभी शायद 25 में आया होगा। मैंने 15 वाला एडिशन खरीदा था, अब 14 भी चल रहा था, 15 आया आया था, मतलब 2015 वाला जो एडमिशन 5 या 6 में आया था, उससे पहले 15 में आया तो मैंने खरीदा। थोड़ा 100-200 रुपये महंगा मिल रहा था, मैंने कोई बात नहीं भाई, लेटेस्ट है तो दो, बढ़िया है, क्या दिक्कत। मैंने पढ़ाई की थी, इसी से की थी। आज भी बच्चे जब होते हैं डिस्प्यूट में, वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। कई बार आप देखोगे ना भाई, 4 ऑप्शन, चारों के चारों बहुत क्लोज क्लोज होंगे, आपको लगेगा ये दोनों ही आंसर हैं। अब आपकी बिल्कुल बारीक नॉलेज चाहिए इसके लिए, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बिल्कुल। और तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आंसर होगा, तभी आपके नंबर नहीं कटेंगे, जब इस लेवल की नॉलेज आपको हो जाएगी। और ये नॉलेज गेन की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप गेन नहीं कर सकते। ये नॉलेज कोई भी गेन कर सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप ही इतना काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। टाइम 100% लगता है। और अगर ऐसे करोगे कि भाई आप काम कर रहे हो, 1 महीने काम किया, उसके बाद कोई एग्जाम आ गया, उसके पीछे लग गए, इसको ये गया भाड़ में, ठीक है, तो फिर ये टूटी फूटी चीज़ें चलती ही रहेंगी। हो सकता है मीन टाइम आपका कोई सिलेक्शन भी निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सिलेक्शन नहीं निकलेगा अगर ये नहीं करोगे तो, दुनिया करती है, सिलेक्शन होते हैं। बट अगर अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छी नॉलेज चाहिए, या तो एक बेसिक नॉलेज पहले से ही है लोगों को, बट इतनी नॉलेज फिर भी नहीं है। कितने ज़्यादा क्लोज ऑप्शन आएंगे ना, उसने वो चीज़ें वहाँ से पढ़ी होगी। रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगी भयंकर। बचपन से ही, छठी क्लास से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहा है बच्चा, वो अलग ही चीज़ें हो जाती हैं फिर तो। ऐसा आप में से कोई होगा नहीं, हमने ही नहीं पढ़े ना। कोई कोई बच्चा है जो 1 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है, उसकी जीएस भी अच्छी होगी, उसकी करंट भी अच्छी होगी, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बट 1 साल तक लगातार द हिंदू पढ़ पाना, रोज़ 2-2 3-3 घंटे द हिंदू पे दे पाना, ये भी मुश्किल काम है। शुरू के 3 महीने जब द हिंदू पढ़ोगे ना, तुम्हें 6-6 घंटे लगेंगे, डिक्शनरी लेके बैठे रहोगे, एक आर्टिकल पढ़ोगे,
एक खाली एक आर्टिकल कह रहा हूँ, एक पेज नहीं कह रहा। एक आर्टिकल पढ़ोगे 1 घंटा लगेगा, और एक ही पेज पे 10 आर्टिकल होते हैं, 10 नहीं तो 6-7 तो मान ही लो। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में पूरा दिन चला जाएगा। बट जब ऐसा करोगे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तो होगी। बट बिल्कुल, देखो, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस कह लो, इंग्लिश कह लो, बेसिकली एसएससी में 4 सब्जेक्ट हैं, रेलवे में 3 सब्जेक्ट हैं, और आप अगर आगे फर्दर किसी और एग्ज़ाम में जाते हो तो हिंदी, कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ेंगी। इन दोनों चीज़ों में क्या है, ये इसमें कम टाइम पे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इम्प्रूवमेंट ऐसे ही हो पाएगी, क्लास आपने कर ली, नोट्स आपने बना लिए, टेस्ट आप दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते जा रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 सब्जेक्ट है ना भाई, अब इसमें इम्प्रूवमेंट का सबसे ज़्यादा स्कोप इसमें है भाई। इम्प्रूवमेंट इसमें कम होगी, बट इसमें इम्प्रूवमेंट हमेशा ज़्यादा होगी आपकी, कि आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत अच्छे से 50 में से 50 लाने के लिए, 48 लाने के लिए, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपने कोई ग्रामर का रूल भी देखा है तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। उसको उस वर्ड्स को भी आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा कि भाई ये सेंटेंस में इसने कैसे लिखा और यहाँ पे सेंटेंस कैसे लिख रखा है। और ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होगी जब आप ये एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ा करोगे। इसमें देखोगे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, कहाँ एडवर्ब यूज़ हो रही है, कहाँ एडजेक्टिव है, कौन से वर्ब के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, फिक्स प्रपोजिशंस के बारे में सीखोगे। वो सारी चीज़ें जब होंगी तो समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी देखोगे तो ये इंग्लिश वहाँ से इंप्रूव होगी। प्लस इसके साथ डिक्शनरी के साथ डिक्शनरी उठानी तभी है, किसी न किसी चीज़ के साथ उठानी है भाई। आपके पास ये होना चाहिए, आपका ग्रामर के रूल्स होने चाहिए, ग्रामर की कोई किताब होनी चाहिए, वोकैब की एक किताब होनी चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में तो हज़ारों लाखों शब्द हैं, आपको सारे याद नहीं करने हैं। आपको याद करने हैं फिक्स्ड, और फिक्स्ड आपको कौन बताएगा, यहाँ से बताएगा, ये किताबें बताएंगी, प्रीवियस ईयर में ये चीज़ें पूछी गई हैं। एक तरीका तो है खाली इसमें जो किताब में दिया उसी का रट्टा मार लिया आपने, ग्रामर का जो रूल दिया उसी का रट्टा मार दिया आपने। रट्टे मारे में से 50 में से 30 नंबर भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि सारा ही बहुत ईजी पूछ लिया, रट्टा मारा हुआ सिंपल सिंपल पूछ लिया, तो 50 में से 50 भी आ सकते हैं, नो डाउट, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। बट अगर आपको अच्छे पेपर में करना है कुछ, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब पेपर अगर अच्छे लेवल का आ रहा है तो, क्योंकि अभी इंग्लिश में एसएससी ने किया है, तो अभी हो क्या रहा है, जो टीचर वीचर पढ़ा रहे थे ना पहले की, मैं टीचर्स के स्क्रीनशॉट्स देखता था, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे 50 में से 50 ले आए इंग्लिश में। अरे पेपर का लेवल तो देख ले। अब मेरे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है रेशियो का कि 2:3 रेशियो है, जोड़ है 50, बताओ ए की क्या वैल्यू है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन आ रहा है कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। या चलो ज़्यादा लेवल बढ़ा दिया तो अल्टरनेटिवली दे देगा। अब ये कोई लेवल थोड़ी ना है, प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा सवाल आ गया कि भाई एक चीज़ इतने में, इतने प्रॉफिट में बेची जाती है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बताओ। तो अगर ऐसा लेवल देगा तो 50 में से 50 आपके भी आएंगे। आप चाहे सिंपल सिंपल मैथ करके गए हैं, खाली क्लासेस ली है, तो भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, सबका हो जाएगा। अभी आप सीपीओ का पेपर उठा के देखना मैथ का, ठीक है, है गजब का पेपर था। एक दो शिफ्ट हो सकता है, सीपीओ का पेपर उठा के देखना। मैं कह रहा हूँ रेशियो आपने जो चैप्टर कर लिए हैं यहाँ पे, उनमें से कोई सवाल आपका नहीं अटकेगा, क्योंकि सवाल इतने आसान, भयंकर ईजी सवाल है, भयंकर ईजी। टाइम 30 मिनट था, नो डाउट, 50 क्वेश्चन, टाइम 30 मिनट था। बट वो 30 मिनट भी अगर अच्छे लेवल का बच्चा है तो बचा लेगा उसमें टाइम। बहुत ही ईजी सवाल है, बच्चे मेरे पास लेके आए ना, मैंने आंसर की देखी है, आंसर की मैंने एनालाइज किया है, देखिए चेक की, मैंने कहा ये क्यों छोड़ा है, ये क्यों गलत कर दिया। सर जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, सोचा चलो बाद में कर लेंगे, या फटाफट करके और आगे बढ़ते हैं और सारे सवाल करने हैं, लास्ट में इजी मिलेंगे। सारे इजी थे, कोई हो सकता है 2-4 सवाल इधर उधर का हो। तो अगर लेवल ठीक होता ना मेरे भाई, तो 30 में से 25 नंबर भी नहीं आते किसी के। आपको मैं 30 क्वेश्चन देता हूँ ठीक लेवल के,
तो आपके 30 में से देख लेना, आप 30 ही कर पाओ क्या 30 मिनट में? और 30 में से बच्चे 45-45 करके आ रखे हैं, 40-40 तक सही हैं। इसका मतलब क्या है? 30 मिनट में अगर 40 क्वेश्चन करो, लेवल ठीक है, आसान है, तभी तो कर पाए आप, नहीं तो कर ही नहीं पाते। अब हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट में हमने 45 क्वेश्चन करवा दिए बच्चों को, ये वो, अरे लेवल ही कुछ नहीं आया। अब इंग्लिश वाले टीचर्स की थोड़ी सी रेल बनी हुई है बेचारों की, बच्चे का नंबर आ रहा है 25-30, अब कोई नहीं कह रहा है कि मेरा पढ़ाया वो बच्चा 50 में से 50 ले आया, देखो 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 इतने स्क्रीनशॉट, कोई शेयर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पता है कुछ आ ही नहीं रहा है। अब वो चीजें जो रट्टे मार के हमने पढ़ी थी वो काम नहीं चल रही है। अब यहाँ वाला बच्चा सक्सेसफुल होगा, रीडिंग वाला सक्सेसफुल होगा जिसने रीडिंग की होगी, जिसने कॉम्प्रिहेंशंस पढ़े होंगे, जिसने अलग अलग क्या कहते हैं प्रैक्टिस की होगी, बहुत सारे पैसेजेस की स्टोरीज पढ़ी होंगी। स्टोरीज पढ़ते टाइम खाली पढ़ी नहीं है, वहाँ पे जाना है कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, कौन सी एडवर्ब यूज़ हुई है, किस के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है। तो ये सारा खेल किस्मत कह लो। अब तैयारी करने के दोनों तरीके अलग अलग हो गए ना मेरे भाई। एक तो ये तरीका हो गया सिंपल तरीका, आपके पास किताब है, आपके पास रट्टा मारना है। दूसरा तरीका आपने बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझ के चीज़ों को किया है। इसके लिए चीज़ें समय मांगती हैं, इसके लिए कम समय में भी चीज़ें हो जाएंगी। बट यहाँ पे समय लेके अगर चीज़ों को किया जाएगा तो दोनों जगह रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे खाली पेपर आसान आया तो रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर रहता है। अब सारा खेल, क्योंकि मैं आपको कितना भी बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, अल्टीमेटली आप जब जाके अपनी लाइब्रेरी सीट पे बैठते हैं तो आपके दिमाग में हजार विचार आ रहे होते हैं। आपके दिमाग में आपको घर दिखाई दे रहा होता है, आपके दिमाग में अगला एग्ज़ाम दिखाई दे रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं क्या करूं। बट रियलिटी यही है, देखो मैंने जब तैयारी की तो मेरे ऊपर घर वालों की तरफ से प्रेशर नहीं, को ये नहीं था। मैंने हमेशा ये बोला कि भाई हो सकता है मेरा सिलेक्शन ना हो, 17-16 वाला सीजीएल ना हो, मेरे को 1.25 साल हो गया था तैयारी करते हुए। तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू तैयारी लगा रहा है, तेरे को और किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तैयारी लगा रहा। मैं, हालांकि हो सकता है कि उन्होंने बाद में बताती है मेरी मम्मी पापा तो फिर भी नहीं बताते हैं, मम्मी बताती है कि तेरे पापा जैसे महीना होता है तो वहाँ पे जाते हैं कि लाओ 12,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, बच्चे को भेजने हैं। ठीक है, अभी बताते हैं तो चलो समझ में आता है कि कैसे कैसे घर वालों ने मेहनत करके पढ़ाया। बट तब घर वालों की तरफ से ये था कि भाई तू पढ़ता रहे अपना, और ये भी बोला कि तू टेंशन भी मत लियो, कि अगर तू टेंशन लेगी कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं। फिर मेरे दिमाग में भी था अगर मैं टेंशन लेता रहा फिर ये चीज़ें नहीं कर पाऊंगा। घर वाले पैसा लेके आ रहे हैं, ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, इस चीज़ की अगर मैंने टेंशन ली तो भाई मैं पढ़ाई क्या घंटा करूँगा, मेरे को ध्यान इसी पे रखना है। मैं सारी चीज़ छोड़ छाड़ के मैं कहा इसी पे ध्यान देते हैं। मैंने तैयारी इसी हिसाब से की थी। बहुत सारे बच्चे करते हैं, अभी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, और जिसको थोड़ा सा ये है कि जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी रिजल्ट मिले, वो इस चीज़ पे जाता है। बट उस जल्दी रिजल्ट के चक्कर में अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आया तो यहाँ पे वो गोली मार खा जाता है भाई, बिल्कुल। हाँ, फिर वो सोचता है, फिर वो ये सोचता है कि यार मेरी कहाँ कमजोरी रह गई, मैंने मेहनत तो बहुत की। वो एक तो खाली होती है मेहनत करना और एक होती है सही डायरेक्शन में मेहनत करना, दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब सही डायरेक्शन अब डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं आपके लक पे भी। बट अगर आप सारी की सारी चीज़ों को ये सोच के चल रहे हो कि भाई मेरा पेपर डिफ़िकल्ट ही आएगा, मेरे को मेहनत इसी हिसाब से करनी है कि भाई मेरा कुछ भी छूट ना जाए, तो देखो वो आपको भी पता है उस चीज़ में समय लगने वाला है। भाई जैसे मैं अभी बोलूँ कि मेरे को सफाई करनी है, बाहर कोई जगह उसकी सफाई करनी है, तो मैंने तो एक तो ऊपर ऊपर से झाड़ू वाड़ू लगा दिया, ठीक है। एक मैं पेड़ भी थोड़े है ना कटिंग कर रहा हूँ अच्छे से, फिर दीवार वीवार वहाँ पे कोई अगर टूटी फूटी है उसको भी साफ कर रहा हूँ, मिस्त्री को बुला रहा हूँ, चिनाई करवा रहा हूँ, पेंट करवा दिया और अच्छे से झाड़ू लगवा दी, पानी वानी छिड़क दिया, धूल मिट्टी ना उड़े, तो एक वो सफाई हो गई। दोनों चीज़ों में क्या है फ़र्क है ना, क्या है, समय आपको लगाना पड़ेगा कई बार। तो अगर वास्तव में ये रिजल्ट चाहिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैथ में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, रीजनिंग में
बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट ये है कि आपको कोई भी टाइप ऐसा ना हो जो तंग कर रहा हो। भाई आपके पास टाइम था बट आप सवाल नहीं बना पाए, तो इसका मतलब वो टाइप आपको तंग कर रहा है। तो उस टाइप के बेसिकली उस टाइप को आपको समझना पड़ेगा क्लासेस के थ्रू, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए PYQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लगभग बच्चा 45 नंबर तो यही आता है। सारा खेल इसका है भाई, इंग्लिश, GS, मैथ। जिसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करना पड़े ना भाई, मैं कहता हूँ अगर आपको पहले से ही फील हो रहा है कि यार बहुत भयंकर काम करना पड़ेगा, भयंकर वाला, तो फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाओ भाई दूसरे एग्जाम पे जिस पे इंग्लिश नहीं आती है। बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे एग्जाम, ठीक है। और अगर यूपी बिहार का बच्चा है तो उसमें भी बहुत एग्जाम है, हरियाणा राजस्थान का है, वहाँ पे भी ये एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। हरियाणा के तो किसी भी एग्जाम में इतनी नहीं आती है, ना राजस्थान में आती है। यूपी में हाँ, जो स्टेट एग्जाम्स है उसमें नहीं आता है, उसमें हिंदी पूछता है, ठीक है। मतलब कम आता है। अब जैसे यूपी पुलिस SI है, उसमें नहीं है इंग्लिश, है ना, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और GS है ना। 40-40 क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका कंप्यूटर वगैरह रहता है। मेनली 4-5 सब्जेक्ट ये रहते हैं, इंग्लिश नहीं रहता है। इंग्लिश की कंप्यूटर वम्प्यूटर कर देते हैं। सेम चीज़ राजस्थान में भी है, स्टेट की थोड़ी GK पूछ लेते हैं। स्टेट की GK का भी कोई फिक्स नहीं है, बट इनका सबसे जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि सिलेबस फिक्स नहीं है। इससे कितना क्वेश्चन पूछेंगे ये फिक्स नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन दे दिया तो ये हो सकते हैं कि 100 की 100 GS दे दें, चलो UPSI में फिर भी फिक्स था, कोई बात नहीं, और यूपी के किसी एग्जाम में और भी फिक्स हो। हर एग्जाम में फिक्स है कि 20-10-20, ठीक है। बट भाई हमारे हरियाणा राजस्थान इधर तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बिहार के एग्जाम का मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि उधर है क्या। हाँ ये तो है ही, फिक्स नहीं है तो ये सिलेबस तो करके ही जाओ। अब इसमें भी मेंस में कंप्यूटर आ रहा है तो आपको अल्टीमेटली कंप्यूटर यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है, कंप्यूटर यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। बट अगर ये चारों सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो कंप्यूटर हिंदी मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ढंग से 20 दिन दे दिए, अगर आपने 20 दिन की क्लासेस कर ली, MCQs लगा लिए, कंप्यूटर हिंदी आपका हो जाएगा। बट ये वाले खेल 20 दिन के नहीं है, ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, थोड़ा वास्ट सिलेबस है और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अच्छे से करनी पड़ेंगी। देखो मैथ की मैं पूरी गारंटी आपकी लेके चल रहा हूँ, बट शर्त यही है भाई ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोग करो। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें करो। मॉक टेस्ट भी दो, फुल मॉक होगा, फुल मॉक भी देना। लगभग बच्चों का सिलेबस पहले से किया हुआ है तुमने, थोड़ा बहुत तो किया ही हुआ है। बाकी जो और है अभी और अच्छा रिवाइज कर रहे हो, जो और एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं आपको वो और आपके लिए अच्छा है, ठीक है। 25 के क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे इनमें मिलेंगे आपको, उनको भी बार बार रिवाइज करना है, उनको भी नोट्स में ऐड ऑन करते जाना है। और थोड़ा सा आपको फोकस्ड रह के भी तैयारी करना। मैं कितना भी बोल दूँ, कितना भी बोल दूँ, मैं बहुत बोल बोल के ये चीज़ थक चुका हूँ। मेरे को लगता है कि मैं यार क्यों बोलता हूँ आपको, बट फिर भी मेरे को लगता है कि क्या पता किसी दिन असर हो जाए। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। आप यूट्यूब खोलेंगे और फिर करते हैं स्क्रॉल इधर, ये वीडियो नहीं, ये वीडियो नहीं, ये वीडियो नहीं, फिर और करते हैं 20 एक स्क्रॉल करके, फिर कोई वीडियो आती है चलो इसको देखते हैं, 15 मिनट इसको देख के ये छोड़ दें चलो ये देखते हैं। एटलीस्ट यूट्यूब भी है तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे भी क्या पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ पहले दिन ही पता होना चाहिए कि कल मेरे को यूट्यूब से कौन सी क्लास लेनी है, उसी क्लास को आप डाउनलोड करके छोड़ दो। और डाउनलोड्स में वो वीडियोज़ होंगी आपके, डाउनलोड में जाके अगले दिन आप क्लास ले लो। फिर आपका दिन खत्म होने वाला है, 12:30 बजने वाले हैं, तब फिर अगले दिन की क्लास डाउनलोड करके छोड़ दो। आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा भाई, आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। यूट्यूब से कौन पढ़ता है, ये भी बात सही है, यूट्यूब से पढ़ना ही नहीं चाहिए। बट चलो अगर किसी टीचर ने आपको आपको ये लगता है कि भाई मेरे को बैच नहीं लेना है, बैच लेने के पैसे नहीं हैं, क्यों मैं फालतू में वेस्ट करूं उस चीज़ पे जो मेरे को यूट्यूब पे मिल रहा है। जैसे मैं अपना पूरा कोर्स जो मैथ्स का ऐप पे डाल रहा हूँ, वो आपका यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बेशक से मेरी आप ऐप पे मत देखो, बट आप यूट्यूब पे देखो। बट ऐप पे देखने और यूट्यूब पे देखने में खाली एक फ़र्क है, एक तो ऐड नहीं आएगा आपका,
एक आपको सारी की सारी क्लासेस एक ही जगह मिल जाएंगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, डिस्टरबेंस नहीं है ना। तो सारा चीज़ आपको आराम से मिला हुआ है, ठीक है। अगर किसी और टीचर, कुछ टीचर बदमाशी भी करते हैं, आपको 2-3 चैप्टर तो अच्छे से करवा देंगे और उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं कि नहीं यार हमारी बैच पे आओ, ऐप पे आओ अगर आपको पूरा बैच पढ़ना है तो। बट अगर किसी टीचर ने करवा रखा है तो यूट्यूब से देख सकते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई रिसोर्सेज आपके, बट मैं तो कहता हूँ यार आज के टाइम में इतना महंगा नहीं है पढ़ना। आपको 400-500 रुपये, 1000 रुपये में एक बैच मिल रहा है, अच्छा बैच मिल रहा है, उसी टीचर पे जाओ। हाँ, टीचर पे थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लिया करो, जाने से पहले चाहे 4 लोगों की डेम ले लो, है ना। जिस टीचर से आप 100, 150, 200 घंटे पढ़ने वाले हो, उस पर आप 10 घंटे लगा सकते हो, मतलब 2-2, 3-3 घंटे करके 4 टीचर्स पे लगा सकते हो। क्योंकि अगर आपने 200 घंटे जिस टीचर पे लगाए हैं और फिर आपको पता लग गया कि नहीं मज़ा नहीं आया, तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, है ना। खैर, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हाँ। हम्म, बिल्कुल। हाँ। हम्म, नहीं, टारगेट आप वही लेके चलो, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अपने यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, आपको टेस्ट मिल रहा है, जैसे सपोज करो अगले हफ्ते टेस्ट है टाइम एंड वर्क 1, 2 पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। आपको इसकी रिवीजन करनी है, प्लस आपकी चल रही हैं क्लासेस, क्लासेस चल रही हैं आपके डिस्काउंट की। इस हफ्ते आपका जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो डिस्काउंट का कंप्लीट हो जाएगा। जब आप क्लास ले रहे हैं, आपने क्लास ले ली क्लास के टाइम पे, फिर क्लास से जाने के बाद इसको नोट्स में लिख लिया, वही आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है। आपने सोल्व किया, नोट्स में लिख लिया, रिवाइज हो गया। ये चीज़ आपको करनी है, प्लस रोज आप 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे भी निकाल दो, भाई ये भी करना है। अब वो आपकी थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया ना कि भाई लेट एडमिशन हुआ, उसके बाद में पीछे वाले चैप्टर्स भी कवर करने हैं, उनमें तो थोड़ा सा आपको एक बार मतलब पेसअप करने में टाइम लगेगा, बराबर आने में बाकी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो चीज़ आप ये भी देखो ना, जो बच्चा सितंबर से बैच में जुड़ा हुआ है और जो नवंबर दिसंबर में जुड़ा है, 2-3 महीनों का फ़र्क तो वही आ गया। उस फ़र्क की वजह से आपको थोड़ा सा टाइम की कमी लग रही हो, बाकी धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में आपका भी बराबर, जैसे ही बराबर आएगा तो टाइम की कमी नहीं लगेगी। बट करनी है आपको दोनों चीज़ें हैं, और आप देखो कि आपके एक हफ्ते में ये 2-3 चैप्टर पीछे की रिवाइज हो रहे हैं, और ये जो चैप्टर चल रहा है ये आप साथ के साथ कर ही रहे हो, मतलब पीछे की रिवीजन भी हो रही है, प्लस सिलेबस भी आपका कवर हो रहा है, और क्या चाहिए। तो यही एक बेहतरीन तरीका है चीज़ों को करने का, है ना। ऐसे ही आपको इंग्लिश करना है, इंग्लिश की आपकी कोई क्लास चल रही है तो क्लास चलने दो, जैसे ही और बाकी आपका जो भी रहेगा। अब जैसे मैं अभी टेंस और कंडीशनल का टेस्ट हो गया है अपना, तो अगला टेस्ट वॉइस और नरेशन का लेंगे, क्योंकि ये टेंस के साथ रिलेटेड है ना। आपको टेंस की नॉलेज है तो आपको आप वॉइस और नरेशन भी कर देंगे, है ना। उसके बाद और आगे चैप्टर्स पे चलेंगे, ठीक है। इसके साथ मैं इस बार कॉम्प्रिहेंशन भी डाल दूंगा थोड़ा, कॉम्प्रिहेंशन PQRS, और थोड़ा वोकैब का सेक्शन तो आपका रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ वोकैब तो रहेगी रहेगी, चाहे वो 10-10 रहें, चाहे 5-5 रहें, 8-8 रहें, मतलब 30-40 वोकैब हर बार पूछी जाएगी। और साथ में ये 30-40 क्वेश्चन ये हो गए और 20-30 क्वेश्चन ये हो गए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपका अच्छा खासा टेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी इस प्रकार से रिवाइज हो रही है। सेम चीज़ जीएस का है, जीएस का आपका एंशिएंट करवा दिया मैंने, उसके बाद मिडाइवल हो गया, फिर आप मॉडर्न पे जाएंगे, इस हफ्ते पूरा मॉडर्न करो। हफ्ते में तो फिर भी हो जाएगा, एक हफ्ते में तो हो ही जाता है भाई, इतना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अगर पहले से नहीं पढ़ा, आपको क्लासेस लेनी पड़ रही है तो आपको टाइम लग सकता है, नहीं तो आप एक हफ्ते में तो कर सकते हो, 6 दिन मोर देन सफिशियंट है। रोज 2-2 घंटा पढ़े तो भी 12 घंटे में मॉडर्न हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। टीचर्स तो 12 घंटे में क्या कहते हैं आपका मॉडर्न क्लास में करवा देते हैं। आपको तो नोट्स को रिवाइज करना है, तो आप तो 24 घंटे वाला काम 12 घंटे में कर सकते हैं।
अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है। रीजनिंग पे भी, रीजनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई जो टेस्ट आने वाला है उसके अंदर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं कोई चैप्टर, तो उसको आप पढ़ के आ सकते हो। नहीं तो सीधा मॉक टेस्ट में बैठोगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बस एक बार तो सिलेबस किया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया और एक फुल मॉक आपका हो ही रहा है। अभी मैं, मेरी कोशिश है कि एक फुल मॉक मैं एसएससी का तो दे ही रहा हूँ, साथ में एक रेलवे का भी दे दूँ। ठीक है। एक हिंदी का भी हम सेक्शनल लेने की सोच रहे हैं, हिंदी और कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी आ रहा है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। और एक हरियाणा का भी अपना टेस्ट हो जाएगा। दिल्ली पुलिस वाले तो अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, खैर मतलब एक दो ही रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मतलब सैटरडे संडे आपका टेस्ट में जाएगा। ठीक है, सैटरडे संडे आपके टेस्ट में जा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस और रिवीजन चल रही है। बिल्कुल। और ये ठीक है, ऐसा आपका चलता रहे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो इसीलिए थोड़ा सा पहले फोकस्ड होकर ही तैयारी करनी चाहिए जब, अब नहीं बिल्कुल तैयारी होनी अच्छी ज़रूरी है। इसीलिए जो बच्चा है ना, जैसी आपकी ट्वेल्थ हुई, ट्वेल्थ होते ही जो ये 3 साल आप तैयारी में लगा दो बढ़िया से। कोई एग्जाम एग्जाम आप भर नहीं हो, आप फाइनल ईयर में आके एग्जाम्स भर रहे हो। मतलब 2 साल आपने तैयारी की और 1 साल बढ़िया आप पूरा अच्छे से रिवाइज वाइज कर लिया, और फिर तीसरे साल होती जो भी फॉर्म भरेंगे आप सारे निकलेंगे। तो अब ये गलती ये होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्वेल्थ हमने कर ली और ट्वेल्थ करते ही हम भागते हैं बीए की तरफ, बीकॉम की तरफ, बीएससी की तरफ, बीटेक की तरफ। अब इधर भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, मेहनत तो तब वहां भी कर ही रहे हैं, बट कोई बता नहीं रहा है भाई ऐसे कर लो। हम लोगों ने भी नहीं किया यार, हमें तो पता ही नहीं था। खैर मैं तो, मैंने बीएससी भी कर ली सोचो, उसके बाद में मैंने बीएड भी कर ली सोचो। बीएड में आके मेरे साथ एक दो बंदे थे जो तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन हुआ 2014 वाले सीजीएल। एक एक्साइज इंस्पेक्टर लगा था और एक सीएसएस में एएसओ लगा था। उन दोनों बंदों को जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार यार ये तो बहुत ही लफड़ा हो गया। मैं बीएड से निकल के ये सोच रहा हूँ कि किसी स्कूल में मुझे 8-10 हज़ार में नौकरी मिल जाए, और ये बंदा 70-80 हज़ार रुपए का नौकरी लेके बैठा है, एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया है, मिनिस्ट्री में एसओ लग गया है। अब देखो क्यों, क्योंकि ये बंदे तैयारी कर रहे थे, इनको पता था कि एसएससी कोई चीज़ है, तो हमें गाइडेंस ही नहीं थी। अगर ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाती तो हम लोग तो निकलते ही नौकरी थी हमारे हाथ में। समय लग जाता है, मैं भाई बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता इस चीज़ से, समय लगता है, समय देना भी पड़ता है, भागम भाग नहीं मचानी होती है। और होना तो ये चाहिए, बल्कि आपने ये किया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया, एज कर लिया, परसेंटेज कर लिया। अब आपने चारों टॉपिक कर लिए, चारों टॉपिक आपने दोनों शीट्स को रिवाइज कर लिया। मैं तो कहता हूँ बुक भी कर लो। अगर जो बच्चा ये वाली पेज में है, जो जिसको ये है कि भाई अभी मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरे पास और कोई प्रेशर भी नहीं है, अभी ले सकता हूँ। एक बच्चे मैंने और चीज़ देखी है, पता है क्या होता है, 25 साल का कोई हो गया ना, वो सोचता है पता नहीं कितनी उम्र होगी मेरी। ये तो मैं 25 की बता रहा हूँ, बेसिकली 20-21 का भी हो गया ना, मैंने देखा 21 साल वाला बच्चा कह रहा है सर उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं लग रही है। मैंने कहा तेरी एज क्या है, कहता है 21 साल। हाँ। अब यार 21 साल की उम्र में तुम, पता ही नहीं है तुम्हें कुछ। ठीक है। तुम्हें अभी से नौकरी चाहिए, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी ना किसी 21-22 साल वाले को अगर देख लेंगे ना नौकरी लगे हुए, तो हमें लोगों को पता नहीं भाई हम कितने पीछे हैं, भड़क हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम है, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करो, अच्छे से तैयारी करो, चीज़ें हो जाएंगी। मैं 24 साल की उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है। तो उसी टाइम पे 28 वाले भी मेरे साथ तैयारी कर रहे थे और 20 वाले भी तैयारी कर रहे थे। मैं 20 वाले को भी भाई बोलता था, 28 वाले को भी भाई बोलता था। ठीक है, हर किसी के साथ होता है। तो क्योंकि इस जगह पे आपको हर तरह का बच्चा मिलता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो 30 वाला भी कर ही रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर एक का टाइम जोन है, आप अपने टाइम जोन में है, आपको
जब वही वाली बात है, एक एग्जाम्पल है बहुत ही पुराना हो चुका है, अब तो दे दे के लोग थक गए हैं इस एग्जाम्पल को। वही एक बराक ओबामा है, प्रेसिडेंट था, 2 टर्म्स रह चुका है, 55 साल की उम्र में रिटायर हो गया है। दूसरा प्रेसिडेंट है आपका डोनाल्ड ट्रंप, 75 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बना है। अब अगर 55 साल में वो रिटायर हो गया, ट्रम्प सोचे यार 75 साल में मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 55 में रिटायर हो गया है, भाई मैं तो बहुत पीछे हूँ, हो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है ना। तो कोई मतलब थोड़ी है ये, इसका अलग टाइम जोन अभी है। बट जो बेसिकली जो काम है, डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए राजनीति में जो जगह बनानी पड़ी उसने बनाई, जो बराक ओबामा बनानी पड़ी उसने बनाई, मेहनत दोनों ने उस लेवल तक पहुंचने के लिए बराबर की है। तो वो मेहनत कब स्टार्ट हुई है, कई बार आपके हाथ में भी नहीं होता। मुझे लगा कि मैं इस टाइम बहुत मेहनत कर रहा था, भयंकर ही मेहनत जुटा हुआ था। आज मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि ये मेहनत मेरे कोई काम नहीं आई। बट मेहनत उस तरह से काम नहीं आई, बट किसी और तरीके से काम आई। इसने मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए। जो बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करेगा वो ये कॉलेज लाइफ मिस करेगा। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिलती हैं, जो चीज़ आप यहाँ नहीं सीख पाओ। तो हर जगह आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ ना कुछ प्रोज भी हैं। तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा मत सोचें कभी किसी भी चीज़ के बारे में। बट हाँ, अगर तैयारी करनी है तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि भाई इन 2 तरीकों से तैयारी हो रही है। अब ये आपके सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, प्लस आपकी किस्मत पे भी डिपेंड कर रहा है। पेपर अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक आया तो फिर वो चीज़ें आपको है ना पहुंचाएगी, ठेस पहुंचाएंगी कि यार मेरे को, मैंने तैयारी ये कर ली, मेरे एग्ज़ाम में ये आ गया, अब मेरे लिए समस्या हो गई है ना। फिर वहाँ पे जब वो ठेस पहुँचती है तो समस्या होती है। तो पहले से ही मैं तो कहता हूँ बच्चे को, मेरे पास कोई भी नया बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है तो मैं तो ऐसे ये वाली तैयारी करवाऊंगा भाई। मैं क्यों रिस्क लूँ कि भाई तू खाली ये तैयारी कर ले। एक प्लेन टू पैरामाउंट की बुक ले आ, एक ब्लैक बुक ले आ, इधर ग्रामर इधर वो कैब खत्म कर, इंग्लिश तैयार। बट वो पेपर ही अगर नहीं आया वैसा, कोई फायदा नहीं है। वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी और रोज करना पड़ेगा, सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ेगा। छुट्टी के नाम पे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, मेरे को लगता है क्यों खुश हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। मेरे को रात को, अब मैं देखो तुम्हारे बारे में कैसे सोच पा रहा हूँ, मैं सुबह सुबह सो रहा हूँ और मेरे को सपना आ रहा है कि यार इनको कल फ़ोन नहीं देना है, कि इनके ऐसा, इनको संडे को भी फ़ोन दे दिया था, फिर बीच में न्यू ईयर आ गया वहाँ भी फ़ोन दे दिया, फिर वापस अभी संडे आ गया। तो मेरे को ये सोचना पड़ रहा है कि यार अगर नहीं दिया तो कोई बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं हो जाएगा कि बच्चे दुखी हो जाएं, और अगर दे दिया तो कहीं उनको ये तो नहीं लगेगा कि यार बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन दे दिया। ठीक है, और इनकी उसकी उनकी तैयारी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो आपको भी अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए कि हाँ यार पूरा यूटिलाइज करना है हमें। अगले संडे पूरा कर दूं? अगले संडे मैच है क्या? बेसिकली सोच तो मैं ये रहा था कि कल जो रात को 9:30 से होता है ना, तो 6:30 से स्टार्ट कर देंगे शेड्यूल। 6:30 से 8:30 में कर देंगे, और 9:30 से रात को 12:30 तो चलता ही है, और सुबह 9 से 12:30 चलता ही है। मतलब कल जो है ये वाला खाली दोपहर वाला जो शेड्यूल है ये ऑफ कर देंगे। नींद पूरी नहीं हो रही होती है वो, इसीलिए नहीं किया क्योंकि सुबह का है ना, बच्चों को कपड़े वपड़े धोने होते हैं, सर्दियों में धूप वूप निकलते नहीं है, वो वाली चीज़ है। बाकी आपको कभी लगे तो, ऐसा लगे कि हाँ पूरी करनी है तो 1-2 दिन रूम पास भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई आपको। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि भाई 6 दिन मैंने पढ़ाई की है। हाँ नहीं नहीं, बढ़िया से पढ़ाई की है, 6 दिन मज़ा आया है, आपको ये फील हो रहा हो कि चलो एक दिन मैं सो लेता हूँ, वो अलग चीज़ हो गई। हाँ, अगर रोज़ ले रहे हो तो वो भी गलत है ना। तो कल ये वाला ऑफ रखेंगे हम लोग, बाकी ये शेड्यूल चलता ही रहेगा, और बाकी हर संडे जैसा चलता है। बहुत सारी बातें कर ली आज तो।
क्या आया? Shopkeeper marks his goods 50% more than CP and gives 15% discount on MP. क्या जी? If he gets profit of rupees 165, find the MP of the article. अब 100 मान के चलो पहले CP को, सबसे इजी कहानी। CP 100 कर लिया तो MP 150 हो गया, क्योंकि 50% ऊपर किया है। फिर SP 15% डिस्काउंट, 15 कितना होता है? 225। 22.5 का डिस्काउंट दे दिया, 22.5 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने बेचा? 27.5 में बेच दिया। अब कह रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ है? 27.5 का। इसकी वैल्यू दे रखी है 65, 165। 11 से कट रहा है, 1 5 6 2 5 7, ये भी 11 से कट रहा है, यानी कि 2.5 की वैल्यू आ गई 15। डाउट है क्या? है ना? अब आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? मार्क प्राइस 150, 25 छिक्के 15 छिक्के 90, एक ही ऑप्शन है। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19। करो शाबाश, ये भी आसान है, किया जाए। साढ़े 57। The shopkeeper gives 20% discount on MP of an article. That's 20% profit. बच्चों, तो 20% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट, CPMP का रेशियो आ रहा है क्या यहाँ से? MP आ जाएगा 120 और CP आ जाएगा 80। कोई समस्या? अरे CP को 20% बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, 96 कर दिया क्या? मार्क प्राइस 40%, 12 चुके 48, 168 कर दिया। शॉपकीपर की 10% डिस्काउंट, इस पे 10% यानी 16.8 का डिस्काउंट दे दिया। 16.8 का डिस्काउंट दे दिया तो 151.2 में बेचेगा क्या? है ना? इसमें 16.8 जोड़ोगे तो ये तो आएगा 168। ठीक है। अब कह रहा है न्यू मार्क प्राइस, है ना? फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट ऑन द न्यू कॉस्ट प्राइस। ये आपका एसपी है। तो 4 और 51, 55.2 बटे 96 गुना। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई तो काटो। 4 से कट रहा है, 24 चौके 96, 4 13 चौके 52, 38 आ गया ना 8, और फिर 2 से कट रहा है। कैसे भी कट रहा है, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 1 6 18, ये 2 से कट गया,
और ये 5 से कट गया, नीचे 2 एक में ही है, तो 15/2 यानी कि 57.5। क्या आपको कोई समस्या है? नहीं है बच्चों, है ना? तो मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20, 2020 किया जाए। 30 नंबर सवाल। क्या डी, shopkeeper gives 15% discount on MP of an article and gets 19% profit। ठीक है बच्चों, तो 15 और 19 सीपी है, ये एमपी है। एमपी 119 है और ये 15 को काट दिया तो 85 है। 5 से कट भी रहा है, 5-7 का रेशियो आ रहा है। आप चाहो तो 500-700 भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, सवाल की सिचुएशन पे कर देना चाहिए बल्कि, क्योंकि 12% 10% बढ़ा रहा है। क्या मैं इसको 5-7 करके 500 और 700 बना दूं बच्चों? ठीक है, 12%, 12×5 = 60, 60 बढ़ते ही कितना हो गया? 560। 10% बढ़ा कितना हो गया? 770। इस पे डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया? 15% का। 15×7 = 105। ठीक है, और 15×7 = 105 और 10 115.5 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 654.5 का बेच दिया। डाउट? इसका 15% यही है ना, 15×7 = 105, 10 105 10 115 15.5, इसको रेशियो में ले लें। चलो पहले इससे निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट और न्यू सीपी। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपको दिख रहा है, अरे 12% बढ़ा है ना भाई, 12×5 = 60 बढ़ गया। 60 बढ़ेगा तो कितना होगा? 600 क्यों कर दिया? तो ये आ गया आपके पास 95.5। यार क्या कुछ भी करवाते हो तुम मुझसे, यही तो लिख रहा था। 95.5 आएगा। ये कितना कम है? 5.5 कम है ना भाई 60 से? नहीं है, बाकी 90 का फर्क है और ये 60 से कितना कम है?
और वैसे भी करके देख लो ना, 5 में से 0 गया 5। हाँ तो 94.5 तो 4 में से 0 गई 4। ठीक है, ये बड़े में से ये घट रहा है छोटा, ठीक है। डिवाइड बाय 560 गुना 100, ठीक है। काटो, काट कूट के ये आ रहा है क्या? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और नीचे आएगा 8, 7 8 56, 7 1 कम 7, 2 7 या 21, 7 5 35, 135/8। 16 8 128 होता है। 128 के बाद कितना बच गया? 7, 70, 8 8 64 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये वैसे, ठीक है। और बता कैसे करें इसको रेशियो? 5 7 ही रहने दे क्या? यस, क्या? एक सेकेंड। 770 को 70 कहाँ है? ये वाला, इसका 85/100 लिख दें। एसपी क्या? ये 560 है आपके पास, सीपी है। हाँ बिल्कुल सही है। और ये 770 का है 85/100। कि बेसिकली आपको तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकालना है। आपने रेशियो ले लिया सीपी और एसपी का, ले काट पीट कर दी ले। 7 7 11, 7 80, 5 16, 5 17, ये आ गया 160, और ये आ गया 187। प्रॉफिट हुआ है कितने का? 27 का। कितने पे? 160 पे, गुना में 100, 0 से 0 कट गई। ये 5 27 5 135/8। बात क्लियर है? इस स्टेप के बाद हम ये स्टेप कर सकते हैं ना। नो डाउट। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ही इसमें। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21। करो शाबाश। आया बच्चों। ये आ गया। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9600। 25% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ये आदमी इस आर्टिकल को खरीदता है। फिर नया मार्क प्राइस करता है, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, 20% का लाभ कमाता है।
तो कह रहा है फाइंड इज न्यू मार्क प्राइस। देखो भाई बच्चों, ये 9600 की कोई चीज़ थी, इस पर 2 डिस्काउंट लिए, एक 25 का लिया तो 75 में खरीद के लाया, एक 15 का लिया तो 17/20 में खरीदा। क्या आपको कोई डाउट है? इतने में खरीदा है, ये दुकानदार का सीपी आ गया, ठीक है। फिर शॉपकीपर इसको नया मार्क प्राइस लगाता है, ठीक है, और नए मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देता है ना भाई, देता है, और 20% का लाभ कमा लेता है। लाभ किस पे कमाएगा? सीपी पे कमाएगा। 4/5 कर दूं? एसपी बराबर एसपी हो गया। हाँ, इधर 10/9 कर दो, एक ही बात है, बट यहीं काटना स्टार्ट करो। 20 चौके 80, 80 से काटोगे तो 120 पे गया, 5 से काटोगे तो 24 पे गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48 गुना 17, है ना, 756। ओहो, जीरो कहाँ है? बट अच्छा, ये जीरो है। तो 756, 5, 28, 36, 40, 8160। बात क्लियर है? डाउट? चलें आगे। क्वेश्चन 72, सवाल नंबर 22। है क्या बच्चों? शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट है? 20%। He marks the article at rupees 200 more than CP and gives 10% discount on the new mark price. Profit 148 है, find the initial mark price. इनिशियल मार्क प्राइस अगर 100 था, खरीदा कितने का? 80 में। अब पैसे की बात आ रही है तो परसेंट और लगा दो, ठीक है। अब इसने क्या किया? नया मार्क प्राइस, नया मार्क प्राइस कितना कर दिया? 80% में 200 रुपये बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस में बढ़ाया ना भाई, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 80% है, 80% में 200 बढ़ा दिया। फिर क्या किया? 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का इस पर डिस्काउंट देगा, अगर 10% डिस्काउंट देगा तो 9/10, यानी 9 8 72, 9 दूनी 18, इसका एसपी हो गया। अब इसने लाभ कितना कमाया? लाभ सीपी और एसपी का डिफरेंस है,
तो 72 में से 80 गया माइनस का 8 और 180, इसकी वैल्यू कितनी है 148। 8% 32 आ गया क्या? 1% 4, 100%। कोई दिक्कत है क्या? क्या देखने में गलती कर दी? लागत ध्यान से नहीं देखेगा तो तेरी लागत हो जाएगी। टाइप नंबर 8 करो, शाबाश। ये उड़ा डालो। तरीका आपको मालूम है, करो, शाबाश। क्या आया? 1 मिनट और लोगे? 1 मिनट का सारा सवाल ही नहीं है। रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी इज 4:5। सीपी एमपी का रेशियो कितना है? 4 और 5 का है। क्या आपको मालूम है ये बात? मालूम ही है तभी तो लिख दी हुई है। अब कह रहा है रेशियो प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट 3-4 है। आप इसको 3x और 4x मान सकते हो। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं है तो अब करने में क्या समस्या? डिस्काउंट परसेंट पूछा है? हाँ, हाँ। है, सीपी 4 है और प्रॉफिट परसेंट 3 है। ये 4x है, ये 3y है, ये 7 हो जाएगा आदमी। 100 × 400, 4×3 = 12, 100×5 500, 5×20, 32x की वैल्यू आ गई कितनी? 100। आपको निकालना क्या है? 4x इससे डिवाइड कर दोगे 8 से, इधर भी 8 से, साढ़े। दिक्कत है क्या आपको? नहीं है तो अगला करके दिखा दो। जानी पहचानी उस पर मार दो। जानी पहचानी अगर कई सारी दिखेंगी तो क्या? चलो कोई ना, सवाल करो तुम। 10 मिनट तो चला ही गया है, आधे मिनट बाद बंद कर दूंगा।
टाइम इज अप। इतना टाइम लग रहा है। एमपी और सीपी है इस बार, एमपी और सीपी। एमपी है तो यहाँ क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। सीपी है तो यहाँ क्या आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। ये आ गया 300 और ये आ गया 200, तो 300 में से 200 गया, ये आ गया माइनस का 6 और ये आ गया प्लस का 6। 6 से 12 हो गया क्या, एक माइनस एक प्लस, तो उधर जाके ना दोनों प्लस हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 100/12, 25/3। अच्छा 3x चाहिए क्या, आप चाहिए 3x, 4 से भाग, 4 से भाग 25%, ये है ना भाई। चलें आगे। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहना, सीट अभी ले लो चाहे, क्या समस्या है।